ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर आज पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। दूसरी डोज का दायरा बढ़ाने पर हो सकती है चर्चा। आज काशी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। बनास डेयरी संकुल की रखेंगे आधारशिला। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक आज। यूपी चुनाव को लेकर होगा मंथन। उम्मीदवारों के नामों पर हो सकती है चर्चा। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड। हवा में प्रदूषण का स्तर भी बेहद खराब। वंदे मातरम। आप नेटवर्क 10 देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम यानी रिपोर्टर लाइव में हमारे साथ देश के कोने कोने से हमारे संवाददाता और रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जो बताते हैं कि आज पूरे देश में और हर राज्य में आज क्या कुछ खास और क्या कुछ खबरों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वहीं उत्तर प्रदेश से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट ये हमें संवाददाता हमें देंगे। सबसे पहले रुक करेंगे विवेक आपका। दिल्ली में अगर बात की जाए खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण और क्या कुछ बड़ा रहेगा आज पूरे दिन? बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से पूरे देश की अगर बात करें तो कई देशों की जहां चिंताएं बढ़ा रखी है ओमिक्रॉन ने, तो कहीं ना कहीं भारत की भी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें देश की, तो देश में जो 12 राज्य है, 12 राज्यों में जिसे लगातार जो ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 213 हो चुके हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगातार जो उनकी संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर दिल्ली सरकार काफी चिंतित है। आज अभी 11 बजे दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने बैठक रखी है। इसमें कई मंथन चल रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब शादी बारात होगी, शादी समारोह में 200 लोगों की इजाजत रहेगी। अगर मॉल की बात करें या फिर हम रेस्टोरेंट की या होटल की बात करें तो वहां पर 50% ही लोग वहां पर जा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरीके लगातार, क्योंकि अगर लक्ष्मी नगर का इलाका हम जिससे देखते हैं या फिर हम चांदनी चौक का इलाका देखते हैं या फिर हम लाजपत नगर का इलाका देखते हैं, तो इन इलाकों में जिस तरीके से लगातार ढील बरती जा रही है, लोग मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से डर है लोगों के मन से खत्म हो चुका है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार उस पर भी चिंतन कर रही है किस तरीके से कड़े फैसले आगे बढ़ाए जाए। दिल्ली पुलिस को साफ तौर पे कह दिया गया है कोविड के जो भी पालन नियम है उसको सख्ती से पालन करवाया जाए। हालांकि आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक करेंगे। उसमें चिंतन का विषय यह होगा कि ओमिक्रॉन को लेकर कैसे सावधानियां बरती जाए और उस पर कैसे रोक लगाई जाए। और हालांकि अगर हम बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो 12 बजे यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बनारस काशी पहुंचेंगे। आज के 10 दिनों में ये उनका दूसरा दौरा होगा और 27 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ठीक विवेक, इन तमाम बड़ी खबरों पर, महत्वपूर्ण खबरों पर अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में। अगर प्रदीप बात की जाए तो आज पीएम मोदी का एक वाराणसी का दौरा है जो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा क्या कुछ खबरों के लिहाज से आज पूरे दिन इंपॉर्टेंट और मुख्य बना रहेगा? देखिए मनीषा, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से आज बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी करीब जो पशुपालक हैं उनके लिए एक बेहतर प्रोग्राम जो है सेट करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से वाराणसी से पूरे उत्तर प्रदेश के जो पशुपालक हैं उनका नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अगर हम बात करें मनीषा, तो आज योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है। और एक सबसे बड़ी खबर अगर हम देखें तो जो चीनी मिलों में कार्यरत राज्य कर्मचारी हैं उनके भत्ते में 1600 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक नंबर है। और इससे बहुत लोगों के अंदर उत्साह है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मांग जो है लंबी चल रही थी। अब हम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगले खबर की बात करें तो डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, और उनकी बेटी टीना यादव, दोनों लोग कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। खुद डिंपल यादव ने इसकी सूचना ट्वीट करके दी थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में एक हड़कंप सा मच गया था। अखिलेश यादव ने देर शाम अपनी रैंडम टेस्ट कराई। उनका जो रिपोर्ट है वो रैंडम में नेगेटिव आया है, लेकिन RT-PCR का रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अलावा अगर हम चौथे खबर की बात करें तो आज अखिलेश यादव एटा मैनपुरी में जो है अपने विजय रथ यात्रा को लेकर निकले हुए हैं। वहां पर लोगों से अपने लिए समर्थन मांगेंगे।
चौथे खबर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की विधानमंडल दल की नेता आज आराधना मोना मिश्रा आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, जिसमें हो सकता है कि कुछ सीटों को लेकर कोई जो है कुछ बातें सामने आए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पार्टी के डर के जितने भी नेता थे उनको उन्होंने अपने आवास पे बुलाया था। सीट के बंटवारे को लेकर एक गहन मंथन हुआ है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को सर्वाधिक सीट देने के मूड में है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर बात करें मनीषा तो उत्तर प्रदेश में जो ओमिक्रॉन और कोरोना है, ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं वो उनकी बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है और जो कोरोना के मरीज हैं उनकी भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है, जिसको लेकर सरकार ने जो संबंधित गाइडलाइन है उसको जारी कर दिया। और अंतिम खबर ये है कि जो उत्तर प्रदेश में पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश और खासकर से राजधानी लखनऊ में जो ठंड का प्रकोप है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब जो है शीतलहर का भी प्रकोप बढ़ गया है और जो तापमान है रात का वो 16 डिग्री से नीचे चला जा रहा है। तो ये 7-8 बड़ी खबरें हैं जिस पर नेटवर्क 10 की पल पल की नज़र है। ठीक प्रदीप, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लगातार अपनी नजर उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बनाकर रखिएगा। रुक कर लेते हैं ईशा ठाकुर, हमारी संवाददाता सीधे पंजाब से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ईशा, पंजाब में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि 2 दिन पहले शिरोमणि अकाली दल के जो वरिष्ठ नेता हैं बिक्रम सिंह मजीठिया, उनके खिलाफ ड्रग्स मामले में मोहाली में मामला दर्ज किया गया और उसके बाद बीते कल उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। ऐसे में अब बिक्रम मजीठिया ने मोहाली कोर्ट का रुख किया है, वहां पर अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। उसमें माना जा रहा है कि आज संभवतः सुनवाई हो सकती है और देखना ये होगा कि अगर उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती है तो ऐसे में वो कब मीडिया के समक्ष आएंगे और अपनी बात रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कल जनसभा जिस तरीके से संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी तरफ से गिद्दड़बाहा में कहा गया कि जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं बिक्रम सिंह मजीठिया, वो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के पुलिस को चकमा देकर भाग रहे हैं, लेकिन वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं, उन्हें जल्द ही पकड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 2017 में भी ये बड़ा मुद्दा बना था ड्रग्स का और इस बार भी ये मुद्दा रहने वाला है विधानसभा चुनाव में। लेकिन आज नजरें टिकी रहेंगी मोहाली कोर्ट में कि वहां पर अग्रिम याचिका जो शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने दायर की है, आखिर उसमें सुनवाई के दौरान क्या रहता है। दूसरी बड़ी खबर, एक तरफ तो देखिए शिरोमणि अकाली दल के जो वरिष्ठ नेता हैं बिक्रम सिंह मजीठिया कहीं ना कहीं इस वक्त वो मुश्किल में हैं और दूसरी तरफ आपको तस्वीर के जरिए दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए जो रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा हैं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता, 2019 में वो जो शिरोमणि अकाली दल के प्रधान हैं सुखबीर सिंह बादल उनसे नाराज चल रहे थे और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। सबसे बड़ी वरिष्ठ नेताओं में उन्हें गिना जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए आज सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में वो एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ब्रह्मपुरा की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के वो प्रमुख थे। सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ उन्होंने अलग से शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक बनाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो गया है और ऐसे में शिरोमणि अकाली दल संयुक्त भी गठबंधन करने जा रहा था, तो ऐसे में उनका कहना है कि वो सुखदेव ढींढसा के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि एक बार दोबारा से फिर से वो शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने हैं। चंद मिनटों की बात है, सुखबीर सिंह बादल यहाँ मौजूद रहेंगे और वो ब्रह्मपुरा समेत जितने भी उनके समर्थक हैं वो अकाली दल में उनको शामिल करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर, जिस तरीके से पहले हमने देखा कि केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया था कृषि संबंधी कानूनों को लेकर, लेकिन कृषि संबंधी कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रद्द किया गया और बाकायदा संसद में लाके तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया गया। तो ऐसे में जो क्योंकि बड़े तबके में वहां पर पंजाब के किसान मौजूद थे, अब पंजाब के किसान घर जरूर वापस आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने मोर्चा खोल दिया है पंजाब सरकार के खिलाफ। आज सबसे पहले 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सीएम चन्नी ने बीकेयू उग्राह के साथ बैठक की और अब 31 किसान जथेबंदियों के साथ पंजाब भवन में उनकी बैठक होनी है, जिसमें किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान जो 600 के करीब किसान शहीद हुए हैं सभी को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को नौकरी दी जाए और उनके परिवार के ऊपर जो कर्जा है उसे माफ किया जाए। ये तमाम और भी बड़ी मांगे हैं जो ऐलान कर दिए गए किसानों को लेकर। गन्ने की बढ़ोतरी जो की गई थी उसे दिया नहीं किया, नरमे की फसल जो खराब हो चुकी थी उसका मुआवजा बढ़ा
दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन वो मुआवजा बढ़ा हुआ नहीं दिया गया है और 5 एकड़ से कम जमीन जिन किसानों के पास है उनकी उन कर्जा कुर्की माफ करने का ऐलान 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किया था, वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ये तमाम मांगे रखकर आज किसान पहुंचे हैं। बैठक पंजाब भवन में होनी है और वहां पर देखना होगा कि क्या सहमति बन पाती है या नहीं, लेकिन किसानों ने कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की सरदर्दी बढ़ा दी है। जगह जगह पर पंजाब सरकार के खिलाफ इस वक्त किसानों का धरना चल रहा है। जी लेकिन ईशा देखिए, ये जो आपने खबरें बताई ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो मुख्य है ही, लेकिन अगर हम ओमिक्रॉन की बात कर लेते हैं तो पूरे देश में ये जो खतरा है ओमिक्रॉन का, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है ईशा। ऐसे में अगर हम पंजाब की बात करें तो अभी हालात वहां पर क्या है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहां पर क्या है? क्या इसको लेकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की कुछ तैयारी है कि अगर ऐसा खतरा आता है तो उससे कैसे निपटा जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ओमिक्रॉन को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसी गाइडलाइंस को राज्य सरकारें फॉलो कर रही है और पंजाब सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि अगर विदेशी यात्रा करके कोई नागरिक आता है तो उससे सबसे पहले जो हवाई अड्डा है वहां पर उसका टेस्ट होगा, RT-PCR टेस्ट होगा और उसके बाद वहीं से उसे क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उसके टेस्ट को भेजा जाएगा। हालांकि उसमें टेस्टिंग में 7 हफ्ते का वक्त माफ कीजिएगा 7 दिन का वक्त लग जाता है, जिसमें पता चलता है कि ओमिक्रॉन है या नहीं। ये सभी गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार की है वो फॉलो की जा रही है, लेकिन पंजाब के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस पंजाब में पाया नहीं गया है। स्थिति यहाँ पर सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भी एक केस मिला है और ऐसे में ज्यादातर लोग पंजाब की तरफ रुख करते हैं। पंजाब का बॉर्डर कई राज्यों से लगता है, तो ऐसे में यहाँ भी चिंता बढ़ चुकी है जरूर और जगह जगह पर निगरानी भी रखी जा रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी ठीक ईशा, इन तमाम खबरों पर आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव अब भी जारी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बिहार से हमारे संवाददाता विवेक रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हरियाणा से हमारी संवाददाता एमी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले रुख विवेक आपका करेंगे। अगर बिहार की बात करें तो आज पूरे राज्य में खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, क्या कुछ बड़ा रहेगा? जी बिल्कुल मनीषा, आज की बात कर ली जाए बिहार को लेकर, कल से समाज सुधार यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं। बापू के नगरी मोतिहारी से वो अपने आशीर्वाद लेकर और पूरे बिहार को भ्रमण करेंगे। बता दें कि 15 जनवरी तक इनकी जो यात्रा है 15 जनवरी तक चलेगी। ऐसे में लेकर जो अंतिम यात्रा जो है वो पटना और नालंदा में है। अंतिम यात्रा 15 जनवरी को संपन्न हो गए। अगर वही खबरी के लिहाज से दूसरी खबर की बात कर ली जाए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का जो बयान था, विवादित बयान, वो अपने बाज नहीं आ रहे, उसी तरीके से फिर भी बयान को जारी कर रहे हैं। ऐसे में लेकर आज हिंदू संगठन की ओर से उनके जो जीतनराम मांझी के आवास है, जीतनराम मांझी के आवास के बाहर वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जीतनराम मांझी जब तक इस तरीके के माफी नहीं मांगेंगे, जब तक हिंदू सनातन धर्म लोग उनके विरोध करते रहेंगे। अगर वहीं तीसरी खबर की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से कोरोना का लहर है, तो कोरोना की बात कर ली जाए तो कल एक लंदन और एक अमेरिका से जब बिहार लौटे, वो दोनों कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनकी जो सैंपल है पॉजिटिव आया, उसके बाद उनकी भर्ती करवा दी गई। जी लेकिन विवेक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं, ऐसे में ओमिक्रॉन का भी खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से देश में लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार की क्या कुछ तैयारी है कि अगर ऐसे कोई घटनाक्रम होता है या फिर ऐसे कोई मामले सामने आते हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए? क्या कुछ प्रशासनिक तैयारियां हैं? जी बिल्कुल मनीषा जी, स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है ओमिक्रॉन को लेकर। अभी जो बात कर ली जाए तो अभी तक बिहार में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। चलिए बात कर ली जाए राजधानी पटना में पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में कई तरीके के बेड की सुविधा भी कर दी गई है। जिस तरीके से पिछले बार जब जो दो वेरिएंट को हम लोग ने देखा कि 2 वेरिएंट में जिस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को जो हमेशा सवालों में घिरे में रहते बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था, लेकिन इस बार सरकार अपनी पूरी तरीके से जोर तोर से लगी हुई है कोरोना को रोकथाम को लेकर, जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन का है। जी
ठीक विवेक, आप अपनी नज़र लगातार बनाकर रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारी संवाददाता एमी शर्मा हमारे साथ हरियाणा से लाइव जुड़ी हुई हैं। एमी, अगर हरियाणा की बात करें तो आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? जी मनीषा, मैं आपको 3 खबरों से रूबरू कराने जा रही हूँ। सबसे पहली खबर है, हरियाणा में 84,000 नौकरियों का टारगेट है जो सरकार ने अभी पूरा किया है, जिसमें से अभी 28,000 नौकरियों की बात, 28,000 नौकरियों को लोगों को देने के लिए बात कही जा रही है। सरकार दावा कर रही है कि 28,000 नौकरियां देने के बाद शायद बेरोजगारी दूर हो जाएगी प्रदेश से, क्योंकि जब भी सरकार बदलती है पर बेरोजगारी वही चरम सीमा पे खड़ी हुई नजर आती है, जिसको दूर करने के लिए सरकार हर भरसक प्रयास अपनी तरफ से करती है, पर बेरोजगारी दूर होने में नाकाम नजर आती है। तो अभी 28,000 जो भर्तियां हैं वो अभी बाकी हैं, जिसको लेकर सरकार काफी सजग नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि SC/ST की जब ये भर्तियां होंगी तो उससे इस SC/ST की जो लोगों को जरूरत पड़ रही है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। वहीं अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो जिस तरह से गो तस्करी का मामला आए दिन सामने आता है और काफी गो तस्करी यहाँ पर देखने को मिलती है। मेवात की अगर हम बात करें तो मेवात में बहुत ज्यादा गो तस्करी होती है और गो भक्त कहीं ना कहीं इसको रोकने में लगे रहते हैं और सरकार उस चीज पर कहीं ना कहीं अपना कदम बढ़ाती है, पर वो रुकने का नाम नहीं लेती है। तो उसके लिए एक अहम कदम सरकार ने उठाया है कि 51,000 रुपए का चालान इस गो तस्करी को लेकर बताया जा रहा है कि लगाया जाएगा। अगर कहीं भी इस तरह की तस्करी होती नजर आई तो उसके ऊपर तुरंत 51,000 रुपए का चालान लगाया जाएगा। साथ ही साफ साफ तौर पर सरकार ने ये भी कहा है कि अगर किसी भी रेस्तरां में या कहीं भी ओपन में अगर बड़े पशु का मांस बिकता हुआ नजर आया तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आगे इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि काफी समय से इस तरह की तस्करी और इस तरह से गौ मांस को बेचा जा रहा था, जिसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहा था। वहीं तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो तीसरी खबर कोरोना से रिलेटेड है, क्योंकि कोरोना के आए दिन जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन काफी सजग नजर आ रहा है और साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर भी प्रशासन की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी अब साफ तौर पर प्रशासन से कहा है कि एक आदेश जारी किया जाए कि अब जिस भी रेस्टोरेंट या कहीं भी लोग अगर पब्लिकली बाहर दिखते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाते के लिए जाएंगे तो उनको अपना एक टेस्ट रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी, नहीं तो उनको वहाँ पर रेस्टोरेंट में जाने नहीं दिया जाएगा। और इसके चलते चाहे न्यू ईयर पार्टी हो चाहे क्रिसमस पार्टी हो, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कहीं भी न्यू ईयर पार्टी और क्रिसमस पार्टी नहीं की जाएगी, जिससे कि इस तरह से जो कोरोना से पहले 2 साल खराब हुए हैं, लोगों की मौतें हुए हैं, आने वाले समय में ओमिक्रॉन को लेकर भी इस तरह के हालात ना पैदा हो जाए, क्योंकि हरियाणा में भी एक मामला अब सामने आ चुका है, जिसको लेकर सरकार काफी संज्ञान लेती हुई नजर आ रही है इस समय। मनीषा, लेकिन एमी, आपने बात की अभी कि रोजगार और भर्तियों को लेकर कि सरकार अब रोजगार की तरफ यहाँ पर ध्यान दे रही है, तो निश्चित तौर पर ये माना जाए क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक हैं, ऐसे में हरियाणा सरकार युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है और युवाओं के बीच में अपनी सरकार के प्रति विश्वास पैदा करने की कोशिश यहाँ पर हरियाणा सरकार की है। जी मनीषा, बिल्कुल लाजमी है ये बात, क्योंकि अब जिस तरह से चुनाव सामने आ रहे हैं तो उस तरह से सरकार अलग अलग तरह से लोगों को रुझाने का काम कर रही है, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो या कोई विकास कार्यों का उद्घाटन की बातें हो। तो जिस तरह से अब कई चीजें ऐसी लोगों के सामने रखी जा रही हैं जिससे कि चुनाव प्रक्रिया अच्छी हो सके, मजबूती मिल सके और वोट लोगों से ली जा सके। ठीक है अमी, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। सीधा रुख कर लेते हैं उत्तराखंड से, हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा हमारे साथ ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आज उत्तराखंड की बात करें तो पूरे राज्य में किन अहम और महत्वपूर्ण खबरों पर नेटवर्क 10 की आज पूरे दिन नजरें बनी रहेंगी? देखिए मनीषा, अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो बड़ी खबर कांग्रेस से है, जहां पर उनके चुनाव संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कल जिस प्रकार से ट्वीट किया है और ट्वीट करते ये कहा है कि संगठन जो है उनको काम करने नहीं दे रहा है। उससे जो है सियासत जो है पूरी तरीके से गर्मा गई है। कांग्रेस में जो है भूचाल सा जो है वो आया हुआ है, क्योंकि हरीश रावत की अगर बात की जाए तो हरीश रावत एक ऐसे नेता है, काफी गंभीर नेता जो है वो कांग्रेस के माने जाते हैं, काफी वरिष्ठ नेता वो कांग्रेस के हैं। ऐसे में कभी भी वो इस तरीके की बातें जो है वो करते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन इस बार जो है उन्होंने जब ट्वीट किया है वो खुद पार्टी के संगठन को लेकर जो है उन्होंने सवाल किया है कि पार्टी का संगठन जो है उनको काम करने नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो संगठन है वो सिर्फ एक धड़े पर जो है वो काम कर रहा है, एक ही नेताओं पर जो है वो फोकस कर रहा है, लेकिन पूरी पार्टी पर जो है वो फोकस नहीं कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें जो है उन्होंने ट्वीट करके जो है वो कहा है, जिसके बाद जो है कांग्रेस में भूचाल
हालांकि अब जो है उनको दिल्ली जो है वो तलब कर दिया गया है। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो अंतरकला है कांग्रेस में उत्तराखंड में वो खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और लगातार हम जिस प्रकार से बात करते हुए आ रहे थे कि गुटबाजी जो है कांग्रेस पर जो है चरम पर है, लेकिन यह देखा जा रहा था कि अब 2022 के चुनाव के लिए कुछ ही महीने जो है वो शेष बचे हुए थे। ऐसे में सभी नेता जो है एक मंच पर खड़े होकर ये जरूर कोशिश कर रहे थे कि हम सभी नेता जो है एकजुट है और 2022 के चुनाव में जो है एकजुटता के साथ जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हरीश रावत ने ट्वीट किया है, इससे यह लगता नहीं है कि अभी जो है कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी भी बहुत कुछ जो है कांग्रेस में हो रहा है और जो गुटबाजी है वो अभी भी लगातार जो है वो चल रही है। जिस गुटबाजी से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा खतरा जो है वो लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया था कि 2017 में जब कांग्रेस की 11 सीटों पर सिमट गई थी तो उस समय भी यही कारण था कि कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी जो है वो चल रही थी, खेमेबाजी काफी जोरों से चल रही थी, क्योंकि प्रीतम गुट अलग चल रहा था, हरीश गुट अलग चल रहा था, किशोर का गुट अलग चल रहा था, इंदिरा हृदय जो कि दिवंगत हो चुकी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, वो उनका गुट जो है वो अलग चल रहा था, जिससे कांग्रेस को खामियाजा जो है भुगतना पड़ा। और इस बार 2022 का चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले इस प्रकार का ट्वीट वार और फेसबुक वार जिस प्रकार से चल रहा है, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अब दिल्ली जो है हाईकमान ने तलब कर दिया है, अब क्या कुछ रिपोर्ट और क्या कुछ बातें वहां पर होती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जो है देश भर में ओमिक्रॉन के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं देहरादून में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज जो है वो सामने आए। 28 वर्षीय युवती जो है जो कि स्विट्जरलैंड से जो है यहाँ पर पहुंची हुई। हालांकि उसका सबसे पहले जिस प्रकार से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो इस प्रकार से RT-PCR टेस्ट किया गया था वहां पर जो है वो नेगेटिव उसका रिपोर्ट जो है वो आई थी, लेकिन जैसे ही वह यहाँ पर देहरादून पहुंची तो यहाँ पर भी उन्होंने घर पर जिस प्रकार से अपना टेस्ट करवाया, उसके बाद जो है उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। हालांकि अब जो है उसको आइसोलेट जो है 14 दिन के लिए कर दिया गया है और वहां पर जो है जो एरिया है जो देहरादून का जो कामली रोड जो एरिया है जहां पर वो रहते हैं वहां पर जो है वो सील कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग से बड़ी खबर है। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक जो है मौसम शुष्क बने रहने के लिए जो है दिशा निर्देश दिए थे और साथ ही कहा गया था पूर्वानुमान ये भी लगाए गए थे कि पहाड़ी रोकना चाहूंगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली बुलाए गए उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता। कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने बुलावा भेजा है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली बुलाए गए हैं उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता। वरिष्ठ नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल को दिल्ली तलब किया गया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने ये बुलावा भेजा है। वरिष्ठ नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल को बुलावा भेजा है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली में बुलाया गया है, बुलावा भेजा है कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने उत्तराखंड के तमाम बड़े नेताओं को, जिनमें हरीश रावत का नाम शामिल है, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल को बुलावा भेजा है। इन तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल है जो कि इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान का ये बुलावा है। और हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, देखिए अभी हमने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि किस तरीके से दिल्ली बुलाया गया है तमाम बड़े उत्तराखंड के नेताओं को। इस पर क्या कुछ ताजा जानकारी और अपडेट? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से कल से ही जिस प्रकार से ट्वीट वार जिस प्रकार से हरीश रावत ने किया था, उसके बाद जो कांग्रेस में जो है भूचाल सा आया हुआ था उत्तराखंड कांग्रेस में, और उसके बाद जिस प्रकार से हम पहले भी बात कर रहे थे कि पार्टी हाईकमान ने जो है तमाम बड़े नेताओं को जो है वो दिल्ली तलब किया है। उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनको भी बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी उनमें शामिल है, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह वो पहले से ही दिल्ली में थे, और जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव उनको भी वहां पर बुलाया
गया था उनसे जो है वो बातचीत की जा रही है कि आखिर इस जो ट्वीट करने का जो वजह है वो क्या है, आखिर इस प्रकार से जिस प्रकार से कहा गया कि संगठन आखिर हरीश रावत को काम क्यों नहीं करने दे रहा। और साथ ही ये भी सवाल है कि क्या हरीश रावत चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार इस बात को भी कह रहे थे कि 2022 के लिए जो है सीएम का चेहरा जो है वो घोषित किया जाए, और इसको लेकर लगातार वो कह रहे थे कि इससे जो है इस जनता के बीच एक स्पष्ट छवि जो है वो चली जाती है कि ताकि एक जो जनता जब पार्टी को चुने तो एक चेहरे के नाम पर चुने कि हाँ अगर आपके पार्टी में इस चेहरे को जो है सीएम का चेहरा जो है वो बनाया जाता है तो पार्टी की मजबूती मिलती है। इन तमाम चीजों को लेकर वो लगातार बात करते आ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से कल उन्होंने कहा कि संगठन जो है मुझे पीछे खींचने का काम जो है वो कर रही है, धक्का देने का काम कर रही है, और जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों में कहा कि अब बहुत हो चुका है, अब जो है मन कर रहा है कि अब हरीश रावत जो है वो रुक जाए। और फिर से उन्होंने एक जवाब ये भी दिया कि नए साल में कुछ नया हो सकता है। यानी कि नजर लगातार इस महत्वपूर्ण खबरों पर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।